सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको समास की परिभाषा। ठीक है, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं। परिभाषा है इसकी, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास की परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। फिर ये कहता है कि हाँ, कुछ इसमें समास की विशेषताएं हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, समास की विशेषता, ये तो परिभाषा हो गई। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें समास की 2 से 3 परिभाषा दे रखी है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि समास का विग्रह, हाँ, समस्त पद का जब विग्रह किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, लेकिन आसान परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं पहले हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। ठीक है, ये क्या है? ये है समास विग्रह। क्या है ये समास विग्रह है। जब इसका राजा का पुत्र, ठीक है, ये दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। ये हमने परिभाषा में हमने परिभाषा पढ़ी है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है राजा का पुत्र। ठीक है, यानी कि दो शब्द है यहाँ पे। ठीक है, पहला यानी कि पूर्व पद राजा और उत्तर पद है यानी कि दूसरा पद पुत्र। ठीक है, दूसरा पद है यानी कि पूर्व पद है यहाँ पर, उत्तर पद है नहीं, यहाँ पे बेटा ये पहला पद यानी कि पूर्व पद तो हो गया राजा, दूसरा पद उत्तर पद हो गया पुत्र, और ये समास विग्रह है। ठीक है, और इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का मेल है। ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो का विभक्ति चिन्ह है जो, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और समस्त पद बन जाएगा राजपुत्र। समस्त पद बन जाएगा राजपुत्र। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। समास की विशेषताएं यहाँ पे लिखते हैं, समास की विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1 पे है, समास में दो पदों का योग होता है। ठीक है, परिभाषा में भी आया था, ये कहता है कि समास में दो पदों का
योग यानी कि मेल होता है। ठीक है, समास में दो पदों का योग होता है। नंबर 2 पे है, दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा में भी था ये, दो पद मिलकर नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसे समस्त पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर 3 पे है, समास में एक पहला पद होता है। पहला पद होता है जिसे पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है एक दूसरा पद होता है जिसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि समास है, नंबर 3 में कह रहा है कि समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद एक उत्तर पद, दूसरा पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व होता है पहले, और दूसरे पद को यानी कि दूसरा शब्द है जो, उसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें से दो शब्द निकल के आते हैं, एक पहला पद एक दूसरा पद, यानी कि दो शब्द निकल के आ गए। तो पहला पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे कहता है ये, दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे, ठीक है, इससे पहले मैंने एक उदाहरण यहाँ पे करवा था। राजपुत्र है, यहाँ पे समस्त पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, समास विग्रह बन जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें जो ये का विभक्ति चिन्ह है, ये का विभक्ति चिन्ह, ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे है समस्त पद। ठीक है, इसका समास विग्रह है राजा का पुत्र, और जब हम इसको एक समस्त पद बनाएंगे, राजपुत्र बनाएंगे, तो इसमें जो का विभक्ति चिन्ह जो इसके बीच में आई है, का विभक्ति चिन्ह, इसका लोप हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाती है, ये हट जाती है, तो एक समस्त पद बनता है राजपुत्र। तो इसी तरह ये यहाँ पे कह रहा है कि दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे
एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। समस्त पद ले लेते हैं यहाँ पर एक हम, ठीक है, एक समस्त पद है, एक यहाँ पे समास विग्रह करते हैं हम, समास विग्रह, ठीक है। समस्त पद है एक रसोई घर, रसोई घर, ठीक है। जब हम रसोई घर का समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, समास विग्रह बन जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। हमने रसोई घर पद का जब समास विग्रह किया तो समास विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। जो ये यहाँ पे बीच में के लिए, यानी कि तो पहला पद हो गया पूर्व पद, क्या हो गया ये पूर्व पद, और ये दूसरा पद हो गया यानी कि उत्तर पद, ठीक है। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जब समास विग्रह करते हैं, पहले पद के और उत्तर पद के बीच में विभक्ति चिन्ह आती है, ठीक है। ये आ गई रसोई घर, एक समस्त पद लिया हमने, जब उसका समास विग्रह किया तो रसोई के लिए घर, तो के लिए जो कारक विभक्ति चिन्ह आई है, ठीक है। जब हम इन दोनों का एक मेल करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, एक समस्त पद बनाते हैं, तो बीच में जो कारक विभक्ति चिन्ह है ये हट जाएंगी, इनका लोप हो जाएगा और एक समस्त पद बन जाएगा रसोई घर, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आगे कहता है कि समास विग्रह, एक परिभाषा लिख लो समास विग्रह की। समास विग्रह की परिभाषा, ठीक है, याद रह जाएगा तुम्हें, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, विद्यार्थियों ने ये कॉपी में राइट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समस्त, समस्त, समस्त पद के, समस्त पद के पदों, पदों को अलग अलग, अलग अलग करने की, करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, परिभाषा दोबारा पढ़ता हूं मैं। समास विग्रह की परिभाषा है समस्त पद, समस्त पद यानी कि ये जैसे रसोई घर, ठीक है, इसका समास विग्रह किया था रसोई के लिए घर, तो ये कहता है समस्त पद, समस्त पद हो गया रसोई घर, ठीक है। इसकी जगह हम एक दूसरा उदाहरण करेंगे, वैसे बता रहा हूं मैं। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे एक समस्त पद है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है। ये क्या है, एक समस्त पद है और इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, यानी कि अलग हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। समास विग्रह किया हमने, इनमें बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आ गई है के लिए, ठीक है। और जब इसका समस्त पद बनाते हैं हम
तो इनका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगी और एक समस्त पद बन जाएगा प्रयोगशाला। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है समास के भेद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो समास के बारे में वैसे जानकारी थी। ठीक है, मुख्य जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है, समास के भेद। ठीक है, ये तो कॉमन परिभाषा थी, उदाहरण थे। तो आगे समास के भेद कितने हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा, पहचान, वो सभी हम करेंगे। तो यहाँ पे समास के भेद, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे समास के भेद। ठीक है, तो ये कहता है कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इसमें दो गौण होते हैं, गौण होते हैं। ठीक है, गौण कौन से हैं, गौण कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूंगा कौन से हैं। ठीक है, उसमें भी एक मुख्य होता है और एक गौण होता है, वो अलग है, लेकिन ये कहता है कि मुख्यतः चार प्रकार के हैं। ठीक है, वो हम अलग लिख लेंगे और जो गौण हैं वो भी अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर कहता है कि इस प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। है प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो हम मुख्य लिख लेते हैं यहाँ पर, मुख्य समास, मुख्यतः समास। ठीक है, और उसी के नीचे गौण लिख देंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव